नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। हम कल जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, लास्ट में जाते जाते हमने पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में बात की थी, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। कुछ हमने पहाड़ियों के बारे में बात की थी। आज इन्हीं पहाड़ियों को आगे बढ़ते हुए आज हम कोशिश करेंगे, आज पूरी क्लास इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपके सामने कुछ दिख रहा है, स्पेशली उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है। उड़ीसा में एक गडजात, एक उदयगिरी, एक मलयगिरी और एक देवमाली। गडजात, उदयगिरी, मलयगिरी और देवमाली, ये उड़ीसा के प्रमुख है। अच्छा, मलयगिरी की एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम आता है? महेंद्रगिरी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है? तो मधुकोंडा, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा। ठीक है, मधु नाली में वेली पड़ी, मैंने ट्रिक बताई थी, मधु नाली में वेली पड़ी, ऐसे याद रखना। तो शेषाचलम कहाँ है? शेषाचलम है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में तमिलनाडु की कौन कौन सी है? तो जावेदी, सिवरोज, पंचमलाई, सिरुमलाई। जावेदी, सेवरोज, पंचमलाई, सिरुमलाई। अच्छा, अन्नामलाई नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आती है। मधुकोंडा की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है आरामकोंडा। कौन से है? आरामकोंडा। चलो, इतना बताया था, आगे बात करते हैं अब क्या क्या है। अब देखिए, आज नया टॉपिक प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख कौन कौन से पठार आते हैं। तो देखो, एक आता है मेवाड़ का पठार, एक आता है मालवा का पठार, एक आता है बुंदेलखंड का पठार, एक आता है बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, शिलोंग का पठार, दक्कन का पठार और दंडकारण्य पठार। तो कुल मिलाकर ये आठ पठार आते हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है? मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। MMBB, यूँ याद रखना, MMBB। शिलोंग, छोटा नागपुर और शिलोंग। देखो, SS लगता है, छोटा में C आता है लेकिन एक तरीके से शश है, दोनों आते हैं। तो शिलोंग, छोटा नागपुर। दक्कन, DD, दक्कन दंडकारण्य। अच्छा, दक्कन के पठार की बात करें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक आता है महाराष्ट्र का पठार, एक आता है आंध्र प्रदेश का पठार और एक आता है कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक का पठार। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे देखिए, ये एक बढ़िया सा मैप आपके सामने, बढ़िया सा फ़ोटो दिखा रखी है। इसको मैंने अलग तरीके से, जैसे हम डेली करते हैं वैसे भी कर रखा है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं फिर उसको भी देख लेते हैं तो ध्यान चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना। ये मेवाड़ का पठार आ गया जो राजस्थान में स्थित है। इसी के अंदर से वो आपकी चंबल नदी निकलती है। अच्छा, यहाँ से ये आ गया मालवा का पठार, मालवा का पठार से आ गया बुंदेलखंड का पठार, फिर ये आ गया बघेलखंड का पठार, ये आ गया छोटा नागपुर का पठार, ये आ गया शिलोंग का पठार। अच्छा, ये कौन सा है? दंडकारण्य और ये दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या है? प्रमुख पठार है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा इसको उसके हिसाब से बात करते हैं, आपके स्लाइड के हिसाब से देखते हैं कैसे बढ़िया तरीके से। देखिए, ये रहा प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं। ध्यान से ये लीजिए, थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ और आराम से देखना इस चीज़ को। देखो, ये है कौन सा? मेवाड़ का पठार। कौन सा है? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। ये है मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। मालवा के पठार के बारे में बात करें तो मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? ये आपकी नदी है जिसका नाम है चंबल नदी, जो मालवा के पठार से होती हुई उसके बाद में बुंदेलखंड के पठार में जाती है। मालवा के पठार से होती हुई बुंदेलखंड के पठार में जाती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये पठार है बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड के पठार। बघेलखंड के पठार से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। अच्छा, इसके बाद में ये जो पठार है इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। ये रहा, देखो आप ध्यान से देखना, ये एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? छोटा नागपुर के पठार से जो नदी निकलती है उसका नाम है आपकी दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर, दामोदर नदी, याद रखना। अच्छा, उसके बाद में ये जो पठार है, अगला नेक्स्ट जो पठार है, इस पठार का क्या नाम है? दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। अच्छा, दंडकारण्य पठार से बात करें, कौन सी नदी निकलती है दंडकारण्य पठार से? तो दंडकारण्य पठार से नदी निकलती है, उसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी? इंद्रावती नदी। नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी निकलती है। अच्छा, उसके बाद है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो पठार है, ये जो पठार है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है। देखिए, एक तो इधर से एक नदी निकलती है, ये नदी जाकर आगे एक डेल्टा बनाती है, ये आगे एक डेल्टा बनाती है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। उसके बाद में
एक नदी आती है, इसका नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी भी एक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। अच्छा, कृष्णा के जस्ट नीचे है वो है पेन्नारू नदी। कौन सी नदी आती है? पेन्नारू नदी। और पेन्नारू नदी के जस्ट नीचे है वो है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। देखो, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की एक तरीके से पवित्रता के हिसाब से देखी जाए तो सबसे पवित्र नदी यानी गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी कहा जाता है। ये कौन सा पठार आता है? ये है दक्कन का पठार। कौन सा पठार आता है? दक्कन का पठार। याद रहेगा, दक्कन का पठार। तो ध्यान से एक बार वापस देख लीजिए आराम से। एक तो आता है कौन सा पठार? एक तो पठार आता है मेवाड़ का पठार, एक आता है मालवा का पठार, एक बुंदेलखंड, एक बघेलखंड, फिर शिलोंग का पठार, फिर छोटा नागपुर, फिर दंडकारण्य, फिर दक्कन का पठार। आपको इनकी नदियाँ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। मेवाड़ से बनास नदी, मालवा से चंबल, मालवा और बुंदेलखंड से चंबल, सोन नदी किससे? बघेलखंड के पठार से, ठीक है। ये शिलोंग का पठार हम अलग से पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे आराम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी निकलती है? वो है दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। अच्छा, उसके बाद में दंडकारण्य पठार से कौन सी नदी निकलती है? इंद्रावती नदी निकलती है। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा पठार है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार। कौन कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, पेन्नारू, कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ निकलती है, ठीक है। चलिए अब अपने थोड़ा सा इस पर डिटेल से बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेवाड़ के पठार के बारे में। तो पहली बात, मेवाड़ का पठार कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। किस तरफ? अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका राजस्थान है, राजस्थान के बीच से यहाँ से अरावली निकलती है। अरावली का ये एरिया पश्चिम आ गया, ये पूर्व आ गया, तो यहीं आता है आपका कौन सा? मेवाड़ का पठार। ये है मेवाड़ का पठार, ठीक है। तो अरावली के पूर्व भाग में स्थित है। ढाल कहाँ से कहाँ तक है? क्योंकि नदियाँ, यहाँ की जो नदियाँ हैं, इधर की जो नदियाँ है राजस्थान की, वो इधर ही जाती है, इधर की तरफ निकल जाती है यूँ। तो देखो पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाल है। बनास नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कौन सी? बनास नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला पठार आता है मालवा का पठार। मालवा के पठार की बात करें तो इस मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। ये विंध्याचल, इधर विंध्याचल आती है, इधर अरावली, इधर विंध्याचल, इधर अरावली। इन दोनों के बीच में है जो पठार है उसका नाम है मालवा का पठार। कौन सा पठार आता है? मालवा का पठार। मालवा के पठार से यहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से एक नदी आती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। चंबल बेतवा, चंबल बेतवा, बेतवा, चंबल बेतवा, याद रखना, चंबल बेतवा। और इधर से एक नदी निकलती है उसका नाम है केन। कौन सी नदी है? केन। तो चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन मालवा के पठार की प्रमुख नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। अच्छा, उसके बाद में इसकी ढाल देखो, ये आप जानते हो दिशाओं के हिसाब से बात करें तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर से किधर है? ये कौन सी है? पूर्व, उत्तर पूर्व। अच्छा, ये कौन सी है? ये आपके पश्चिम दिशा हो गई। पहले देखो नदी इधर से जाती है, उत्तर पश्चिम से होती है, अरावली में दक्षिण विंध्याचल के बीच स्थित है, ठीक है। ढाल की बात करें तो दक्षिण से उत्तर की ओर, इधर से इधर की तरफ जा रही है, देखो इधर से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, चंबल नदी इस भाग को दो भागों में बांट देती है। मतलब चंबल नदी क्या करती है? इस पूरे आपके मालवा के पठार को दो भागों में, देखो आपके सामने दिख भी रहा होगा, ये लो हटा देता हूँ सारा। अब देखो आराम से देखना, ये पूरा पठार आ गया, और इसी के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। देखो दो भागों में बांट दिया, चंबल ने इसे दो भागों में बांट दिया। अच्छा, उसके बाद हाड़ौती का पठार इसी का भाग है, जो राजस्थान में आता है। हाड़ौती का पठार भी राजस्थान में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो एरिया है उसे हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, अगला पठार आता है जिसको नाम देते हैं बुंदेलखंड का पठार। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के पठार के बारे में बात करें तो बुंदेलखंड का पठार यूपी और एमपी में आता है विस्तार। चंबल नदी इस पठार को उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि बनाती है। उबड़ खाबड़ या उत्खात का मतलब ये है कि चंबल नदी जब भी चलती है तो अपने मतलब जैसे ये नदी चल रही है, अपने चलने के साथ साथ में क्या है, इस नदी में से क्या है कि पानी की धारा ऊपर उठती है और यहाँ क्या है, खड्डे बनाती चलती है, यूं खड्डे बनाती चलती है। तो आपने देखा होगा चंबल के बीहड़ मतलब बीहड़ को ही क्या कहते हैं? उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। बीहड़ को ही उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चंबल अपने प्रवाह में क्या है, कई उत्खात भूमि बनाती रहती है। ये एक आर्द्र शुष्क पठार है। कैसा पठार है? अर्ध शुष्क पठार है। अच्छा, उसके बाद में ये अवनालिका अपर्दन से घिरा हुआ है। अवनालिका अपर्दन मतलब एक नदी चल रही है, इसमें कई नदियां आकर मिलती है, ये ऐसे नदियां मिल गई आकर, ये नदी चल रही है, इसमें नदियां आकर मिल गई, तो क्या है कि एक पेड़ जैसा शेप बनता है, ये जो है इसे बोलते हैं अवनालिका, ठीक है।
अपवाह क्षेत्र है। और इस अपवाह क्षेत्र में क्या है कि ये पूरा अपवाह क्षेत्र, इसे बोलते हैं अपवाह क्षेत्र। ये क्या है? अपवाह क्षेत्र है आपका, ये अपवाह क्षेत्र है। और इधर से नदियाँ जो इसमें मिलती है वो अवनालिका अपर्दन करती रहती है, ठीक है, इसीलिए इसे अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगला देखिए, बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड के पठार के बारे में बात करें तो ये एमपी और छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ आता है? एमपी और छत्तीसगढ़ में आता है, CH के छत्तीसगढ़। इसमें सोन नदी प्रमुख अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र किसका है? सोन नदी का है। अगला पठार की बात करें तो अगला पठार आता है जिसका नाम है दंडकारण्य पठार। कौन सा पठार आता है? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार की बात करें तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में आती है। ये भारत में सर्वाधिक उबड़ खाबड़ का पठार है। भारत का सर्वाधिक उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है? दंडकारण्य पठार है। अब आपने रामायण देखी होगी, भगवान श्री राम ने अधिकांश अपना जीवन इसी दंडकारण्य पठार में ही, जब वो 14 वर्ष का वनवास मिला तो इसी पठार में रहे थे और यहीं पर हनुमान जी की भेंट हुई थी भगवान श्री राम से। ये एक नक्सलाइट एरिया है, नक्सलवादी एरिया है। मतलब एक तरीके से आपने सुना होगा किसी देश में अगर देश के अंदर कोई दुश्मन हो तो उसे नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है, तो आंतरिक दुश्मन होता है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? ये आदिवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं। ये क्या होते हैं? आदिवासी होते हैं। अच्छा, इनके बारे में बात करें तो ये क्या है कि सरकार के द्वारा जो भी परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि आदिवासी आप जानते हो जंगलों में रहते हैं और ये अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके का इंटरफेयर पसंद नहीं करते, तो ये क्या करते हैं? उन पर हमला करते हैं, उन लोगों पर। अगर कोई वहाँ पर रिफाइनरिंग कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो उन पर हमला करता है, ठीक है। ये प्रकृति प्रेमी है एक तरीके के, ठीक है। तो इन्हें क्या नक्सलवादी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पठार की बात करें, पठारों के बारे में बात करें तो इस पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। इस पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है उड़ीसा का पठार, मतलब इस दंडकारण्य पठार को एक तो उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़ का पठार। उड़ीसा में भी कालाहांडी, कोरापुट और बेलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, बेलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, बेलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, बेलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, बेलांगीर। ये किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखना, एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। छत्तीसगढ़ में एक तो है दल्लीराज हरा और एक बस्तर जिला। दल्लीराज हरा और बस्तर जिला। दल्लीराज हरा के बारे में बात करें तो लो अयस्क के रूप में जाना जाता है। बस्तर किसके लिए? टिन। ये एसन का मतलब था टिन धातु के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो इसकी प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी इसकी प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी कौन सी? इंद्रावती नदी, जिस पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है चित्रकूट। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट। यहाँ पर जिसे एक तरीके से मिनी नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, मिनी नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसी चित्रकूट में आपको पता होगा तुलसीदास जी की मुलाकात हुई थी हनुमान जी से। हनुमान जी से मुलाकात इसी चित्रकूट के आसपास हुई थी और यहीं पर जो आपका रामचरितमानस है, इसकी रचना भी इसी चित्रकूट में हुई थी। रामचरितमानस की रचना हुई थी इसके पास, है, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला कौन सा पठार है? अगला पठार आता है छोटा नागपुर पठार। कौन सा? छोटा नागपुर पठार। विस्तार की बात करें, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और इसी के बीच से एक नदी जाती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है जब गुजरती है तो इस छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांट देती है। एक आता है हजारीबाग, एक का नाम है हजारीबाग। कौन सा? हजारीबाग का पठार। और एक आता है जिसका नाम है रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। हजारीबाग का पठार, रांची का पठार। इस पठार की बात करें, हजारीबाग, ये पार्श्वनाथ श्रेणी, मैंने आपको बताया था विंध्याचल 4 भागों में बटी रहती, याद होगा आपको, ठीक है। उसी में से एक पार्श्वनाथ भी थी, याद हो तो। अच्छा, इसका शिखर समेत कहलाता है, जो जैन तीर्थ स्थल है, जो जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जैन तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, रांची के पठार की बात करें तो यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी। और इस पर एक जलप्रपात बना है, इस पर एक वाटरफॉल बना है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। तो याद रखना, स्वर्णरेखा पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा पर स्थित है। अच्छा, इसकी बात करें तो ये बिटुमिनस कोयला और लो अयस्क के रूप में जाना जाता है। बिटुमिनस कोयले और लो अयस्क के रूप में जाना जाता है। अच्छा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे रूहर प्रदेश, भारत का रूहर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, भारत का रूहर प्रदेश। उसके बाद दामोदर नदी घाटी को भारत की रूहर नदी घाटी भी कहा जाता है। रूहर जर्मनी की एक प्रमुख नदी है जहाँ पर बिटुमिनस कोयला और लो अयस्क निकाला जाता है। ये जरूर याद रखना, कौन कौन सा? बिटुमिनस कोयला और लो अयस्क निकाला जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का रूहर है। स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर स्वर्णरेखा
स्वर्ण से प्लेशर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेशर मतलब सोने का उत्पादन होता है यहाँ से, यूँ यूँ याद रखो, मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में आपको। सोना निकलता है तो उसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, एक बार आप यहाँ इतना ही समझिए कि सोना निकलता है, तो सोना जहाँ से निकलता है, नदियों से अगर सोना निकलता है तो उसे बोलते हैं स्वर्ण का प्लेशर, प्लेशर के नाम से। छोटा नागपुर का पठार द्वीप समान आकृति में पाट भूमियों का निर्माण करता है। मतलब सिंपल सी बात है, एक डायग्राम से समझिए। ये जैसे आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम है, यहाँ ज़मीन उठ गई, फिर नीचे हो गई, फिर ये नीचे घट गई, ठीक है, ये ज़मीन नीचे आ गई, नीचे आने के बाद में फिर थोड़ी ऊपर उठी, फिर ऊपर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो ऊपर का क्षेत्र उठा हुआ भाग है, उभार जो भाग आता है, उभरा हुआ जो भाग आता है, उभरा हुआ जो भाग आता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पाट भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। ये आप याद जरूर याद रखना, पाट भूमि किसे कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, छोटा नागपुर के पठार में द्वीप समान आकृति पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? पाट भूमि बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पाट भूमि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना भाइयों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये हुआ आपका कौन सा पठार? ये पठार हो गया आपका छोटा नागपुर पठार। एक बार वापस पढ़ो, विस्तार देखें, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। एक नदी जाती है, दामोदर नदी, दो भागों में बांट देती है छोटा नागपुर के पठार को। एक हजारीबाग का पठार, एक रांची का पठार। उसके बाद में हजारीबाग का पठार किस पर्वत श्रेणी कैसा है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का शिखर क्या कहलाता है? समेध कहलाता है, जो एक जैन तीर्थ स्थल है। रांची का पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी, जिस पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। ये बिटुमिनस कोयले के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी भारत की रूर घाटी है, नदी घाटी है। स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित है। इस नदी का स्वर्ण का प्लेशर निक्षेप होता है। अच्छा, जो द्वीप समान आकृति पाई जाती है, पाट भूमि भी कहा जाता है। अब देखिए, शिलोंग का पठार या मेघालय मिकिर पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, ये इसके नाम है, ये सारे इसके नाम है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। शिलोंग का पठार कहे, मेघालय मिकिर पठार के, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया और असम में एक चोटी आती है जिसका नाम है मिकिर, तो एकदम सीमा पर आती है, इसीलिए इसे मेघालय मिकिर पठार के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय, ये एक तरीके से शिलोंग का पठार असम तक फैला हुआ है, थोड़ा सा एरिया असम तक फैला हुआ है, इसीलिए इसे मेघालय मिकिर पठार। मिकिर, रेंगमा, बरेल, आपने अगर स्थिति और विस्तार पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था, मिकिर, रेंगमा, बरेल, ये प्रमुख चोटियाँ आती है। तो मिकिर पठार या मेघालय मिकिर पठार के नाम, इसे कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। किसका पठार है? विस्तार है, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है, पठार का विस्तार है। अच्छा, होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे क्या है कि ये आपको ये बताता हूँ कि ऐसे क्या है, ये प्रायद्वीपीय विस्तार है। बढ़िया से मैप से समझाता हूँ, 2 मिनट रुको आप, ध्यान से देखना। इसके नीचे ये पूरा भारत का नक्शा है आपका, इसके नीचे क्या है, ये जो नीचे का एरिया है वो है प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, ये क्या हुआ, प्रायद्वीपीय पठार के जब यहाँ टक्कर हुई, तो यहाँ टक्कर होने पर ये जो क्षेत्र था, यहाँ क्या है, यहाँ पहाड़ियों का निर्माण हुआ, और ये पहाड़ियाँ जाकर किससे टकराई? इसी भाग से टकराई। टकराने से क्या हुआ, यहाँ ये जो पहाड़ियाँ आती है, यहाँ पहाड़ियाँ बनी थी, ये जो पहाड़ियाँ थी, इन्हें बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी? राजमहल की पहाड़ियाँ। अच्छा, ये राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ टकराई, तो अब क्या है कि इस क्षेत्र में ये जो बांग्लादेश का एरिया था, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्या है कि यहाँ गैप आ गया, यहाँ एक छोटा सा गैप बन गया, ये मैंने कलर बनाया, ये गैप है, ठीक है, ये गैप आ गया। और गैप आने के बाद में क्या हुआ, आगे की तरफ 3 चोटियाँ बन गई। एक आपको बढ़िया तरीके से चोटियों का कलर, यहाँ ऐसे पहाड़ियाँ बन गई, 1 2 3, इन्हें कहा गया गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। इधर थी मेघालय में भी, आपके असम में भी 3 चोटियाँ बन गई ऐसे, ठीक है, 3 चोटियाँ असम में भी बन गई और 3 चोटियाँ आपके मेघालय में बन गई। मेघालय की जो चोटियाँ थी उन्हें बोला गया गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। और यहाँ बनी मिकिर, रेंगमा, बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल, मिकिर, रेंगमा, बरेल। तो ये जो क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया को, मतलब सिंपल सी बात है, तरीके से बता देता हूँ, ये जो बीच का एरिया है, ये इसे क्या कहा गया, ये जो बीच का एरिया है, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया मालदा गैप, या इसे कहा गया, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और ये कौन सी है, ये राजमहल की पहाड़ियों के अलावा ये दूसरी जो पहाड़ियाँ हैं, ये कौन सी है, ये जो पहाड़ियाँ इन्हें बोलते हैं आपकी, ये लो छोटा कर दिया थोड़ा, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई, ये गारो पहाड़ियाँ गई, राजमहल गारो गैप। तो गारो और राजमहल के बीच होने के कारण इसे क्या बोला गया, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है, राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। अच्छा, इसी को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम आता है, इसे मालदा भ्रंश भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मालदा भ्रंश के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना आप। ठीक है, चलिए मैंने आपको समझा दिया बढ़िया तरीके से। अब अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है मालदा गैप, और इसे मुख्य प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है, ये जरूर याद रखना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोक्रेक है। ये नोक्रेक क्या है? एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। क्या है? जैव संरक्षित क्षेत्र है, संरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जैव संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, उसके बाद गारो खासी जयंतिया में खासी जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें एक जगह आती है मोसिनराम, जो भारत विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जाना जाता है। अच्छा, गारो खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ कैसी है? कीप नुमा पहाड़ियाँ। कैसी है? कीप नुमा पहाड़ियों के रूप में भी जानी जाती है। उसके बाद मिकिर जो पहाड़ियाँ हैं, ये गोलाकार पहाड़ियाँ। कैसी है? गोलाकार पहाड़ियाँ। इनसे खनिज कौन कौन से निकलते हैं? तो कोयला खनिज, लौह अयस्क खनिज निकलता है, यूरेनियम। तो कोयला, लौह अयस्क, यूरेनियम के खनिज यहाँ यहीं शिलोंग के पठार से निकाले जाते हैं। एक बार वापस देखते हैं, शिलोंग के पठार या मेघालय मिकिर पठार या कार्बी एंगलोंग पठार एक ही बात है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मालदा गैप इसे मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। मोसिनराम खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। गारो खासी जयंतिया कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं। मिकिर पहाड़ियाँ गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। खनिज की बात करें तो यहाँ कोयला और लौह अयस्क तथा यूरेनियम के खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा पठार आता है? दक्कन का पठार, या इसे डेक्कन प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार पूछ ले तो दक्कन का पठार। आकृति की बात करें तो इसे त्रिभुजाकार आकृति है। ये बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, याद रखना। मैं बात करूंगा कभी बेसाल्टिक के बारे में, बताऊंगा जब हम बात करेंगे पठारों पहाड़ों पर बात करेंगे, तब उनके बारे में बात करेंगे। इस पठार से एक नदी, इस पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। क्योंकि आप जानते हो ज़्यादातर पहाड़ों का रंग काला होता है, उसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन और प्लस कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। आयरन और कार्बन की उपस्थिति के कारण क्या है कि ये यहाँ से कौन सी मृदा निकलती है? यहाँ काली मृदा निकलती है। इसी काली मृदा का अन्य नाम क्या जाना जाता है? इसी काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्या? रेगुर मृदा भी कहा जाता है, जहाँ से कपास की खेती होती है। याद रखना, रेगुर मृदा में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, कपास की खेती। अब जब कपास आया है तो कपास से रिलेटेड कुछ बातें करते थे। सूती वस्त्र की राजधानी पूछे, सूती वस्त्र राजधानी पूछे तो मुंबई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अगर कोई राजस्थान से तो याद रखना, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्या? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दक्कन प्लेटू। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है तो आप ध्यान से देखना। इधर से गोदावरी नदी आ गई, इधर से कृष्णा नदी आ गई, इधर से कावेरी नदी है, इधर से एक छोटी सी आपके यहाँ पेन्नारू नदी, याद होगा आपका। उससे इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी। ठीक है, अच्छा, गोदावरी कृष्णा कावेरी। अब देखो, दक्कन के पठार को मैंने अभी शुरू में बताया था कि 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से कौन कौन सा पठार आता है? एक आता है महाराष्ट्र का पठार। कौन सा? महाराष्ट्र पठार। सर्वाधिक विस्तार, नाम से ही महाराष्ट्र है तो विस्तार भी महाराष्ट्र में आएगा। ढाल की बात करें तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल आता है। उसके बाद अगला पठार आता है आंध्रा का पठार। आंध्रा के पठार के बारे में बात करें तो आंध्रा का पठार कुल मिलाकर आंध्रा का पठार है, उसका विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्योंकि पहले जानते हैं आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे आंध्रा का पठार। ये देखो, आंध्रा का पठार है। आंध्रा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके कृष्णा नदी। कौन सी नदी आती है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी गुजरती है तो इसे 2 भागों में बांट देती है। एक तो आता है तेलंगाना का पठार, ये ऊपर जो एरिया है तेलंगाना का पठार, और एक आता है रॉयल सीमा का पठार। कौन सा? रॉयल सीमा। क्या? रॉयल सीमा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो एरिया आता है, इधर का जो एरिया आता है, इसे कहा जाता है सीमांत क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र। सीमांत क्षेत्र या तटवर्ती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यहाँ से एक छोटी सी नदी भी निकाली गई है। आप ये देखो, ये नदी रही, ये पेन्नारू नदी। कौन सी नदी है? पेन्नारू नदी यहाँ से निकाली गई, पेन्नारू पेन्नारू पेन्नारू। ठीक है, अच्छा, कृष्णा नदी इसे 2 भागों में विभाजित कर देती है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित कर देती है कृष्णा नदी इसे 2 भागों में। एक तरफ तो तेलंगाना का पठार बन जाता है, तो एक तरफ रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर बात करते हैं। बाकी हम अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को एंड करने की कोशिश करेंगे। आज सोचा था एंड कर दें, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि टॉपिक अच्छा था, बड़ा भी है टॉपिक। ठीक है, बाकी आप बेफिक्र रहें, आपको अपनी क्लास में से एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो डायग्राम है इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स में बनाएं, ताकि आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। नोट्स एक बार बनाएं, लेकिन बढ़िया से बनाएं, बात यह है। ठीक है, चलिए बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं।
बाकी कुछ समझ ना आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।